तो दोस्तों, आज हम एरेनफेस्ट थ्योरम की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है कि एरेनफेस्ट थ्योरम है क्या, और इस एरेनफेस्ट थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं। पहली जो स्मॉल स्केल पे है, और दूसरा जो लार्ज स्केल पे है। जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो उसमें हमें पार्टिकल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे पास न्यूटन्स के नियम हैं, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, या जिसे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। परंतु जैसे ही हम छोटे लेवल पे जाते हैं, छोटे स्मॉल डिस्टेंस पे जाते हैं, या क्वांटम लेवल पे जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें पार्टिकल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे पास श्रोडिंगर के इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। तो इन दोनों रीजंस में हमारे पास दो अलग अलग फ्रेमवर्क हैं जिनकी सहायता से, या मैकेनिक्स हैं जिनकी सहायता से हम पार्टिकल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। अब एरेनफेस्ट ने ये सोचा कि क्या ऐसा संभव है कि जब हम स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ चले, मतलब हम क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम लेवल से क्लासिकल लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, तो उस अवस्था में जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है वो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन को दे सकता है क्या। अगर ऐसा संभव हुआ तो इसका मतलब कि हमने जो अपना नया स्मॉल लेवल के लिए या क्वांटम लेवल के लिए जो हमने नई थ्योरी तैयार की है, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो करेक्ट होगी। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक करेस्पॉन्डेंस दिखाता है कि कैसे हम स्मॉल लेवल से क्वांटम लेवल से क्लासिकल लेवल पे, या क्लासिकल लेवल से हम क्वांटम लेवल की तरफ जा पाएंगे। तो इसके लिए एरेनफेस्ट ने किया क्या कि उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज किया, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करके न्यूटन्स की जो दो मेन फार्मूलाज हैं, या जो दो मेन लॉज हैं, उनको डिराइव करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि न्यूटन्स के जो दो लॉज हैं, जिसमें पहला लॉ है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, जो कि इस फॉर्मूले से आपको क्लियर है, पी एक्स, जो कि एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है, इसकी जगह आप m इंटू वी लिख सकते हैं। m और m कैंसिल होगा तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ p आपका मोमेंटम है, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो अगर हमारा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, या हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी बनाई है वो करेक्ट है, तो उस कंडीशन में श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन की सहायता से हमें ये दोनों इक्वेशंस मिलनी चाहिए, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस पहले इक्वेशन के रूप को देखेंगे कि कैसे हम श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन की सहायता से हम न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ सकते हैं, या न्यूटन्स लॉज पे, या क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम आ सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है। अगर एक पार्टिकल हमारे पास है तो इसका मतलब इस पार्टिकल क्योंकि क्वांटम लेवल पे है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, या इसके साथ एक वेव पैकेट होगी, और ये जो वेव पैकेट है वो कुछ इस तरीके की होगी। ये हमारी वेव पैकेट कुछ इस तरीके की है। अब अगर हमारे पास ये वेव पैकेट है तो इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम साई से डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो साई होता है ये आपके पोजीशन वेक्टर और टाइम दोनों का फैक्टर होता है। तो हमारा ये पार्टिकल चूंकि क्वांटम लेवल पे है, इसका मतलब ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस कंडीशन में हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगा। हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इस इक्वेशन इसलिए चुना है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि टाइम के साथ साथ हमारे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज किस तरीके से इवॉल्व कर रही हैं। अब हम इस इक्वेशन का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा तो जहाँ जहाँ पर आई है उसकी जगह हमें माइनस आई रखना पड़ेगा और साई की जगह हमें साई स्टार रखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन 1 का अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें तो हमारे पास मिलेगा माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये शो करना है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px डिवाइडेड बाई n। ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये एवरेज वैल्यू है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। क्योंकि क्वांटम लेवल पे हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जब भी हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हम उसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और ये एवरेज वैल्यू इसके इंटायर वेव पैकेट के ऊपर होती है। तो हम इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डिफिनीशन क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डिफिनीशन को अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल साई स्टार एक्स साई इंटू डी वी, जहाँ पे हमने इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन जो हमने लिया है वो इंटायर वॉल्यूम के ऊपर लिया हुआ है। अब हम इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें इस डी बाई डी टी को इंटीग्रल के अंदर ले जाना होगा और जैसे ही हम डी बाई डी टी को इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे तो हमारा टोटल डेरिवेटिव जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव बदल जाएगा और तब हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल डेल साई स्टार ओवर डेल टी एक्स साई प्लस साई स्टार एक्स डेल साई बाई डेल टी ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। यहाँ पर चूंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, इस वजह से जो x का डेरिवेटिव आएगा वो हम यहाँ पे 0 मान के चलेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 की सहायता से डेल साई बाई डेल टी और डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर कर दें तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगा इंटीग्रल डेल साई स्टार बाई डेल टी। डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू यहाँ से लाएंगे तो माइनस आई एच क्रॉस को हमें राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर आई एच क्रॉस विदिन ब्रैकेट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार कर्ली ब्रैकेट क्लोज x इंटू साई प्लस, अब साई स्टार x को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, साई स्टार x। अब यहाँ पे हम डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू रखेंगे तो डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ हो जाएगा आई एच क्रॉस और विदिन कर्ली ब्रैकेट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई
प्लस v psi curly bracket close, then square bracket is close, and then integrated with respect to d. अब हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो अगर हम इसे एक्सपेंड कर लें तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हम कॉमन देखेंगे कि आई एच क्रॉस कॉमन है दोनों ही टर्म में, तो अगर हम इसे कॉमन करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/i(h) क्रॉस इंटीग्रल विद इन ब्रैकेट पहला टर्म माइनस एंड माइनस प्लस, सो माइनस प्लस h क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस m डेल स्क्वायर साई स्टार, और फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन है, हमारा मल्टीप्लिकेशन है x साई से प्लस v साई स्टार x साई प्लस यहाँ निगेटिव साइन पड़ा हुआ है तो निगेटिव साइन x क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस m डेल स्क्वायर साई। अगर हम ध्यान दें तो साई स्टार x यहाँ पहले से पड़ा हुआ है, तो इसे ऐसे लिखेंगे माइनस साई स्टार x विद इन ब्रैकेट माइनस h क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस m डेल स्क्वायर साई ब्रैकेट क्लोज प्लस साई स्टार x v साई ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे निगेटिव साइन का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी आपका निगेटिव में चेंज हो जाएगा और ये दोनों इक्वेशंस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वेशंस आपस में कैंसिल होंगे, क्योंकि इसमें से अगर हम चाहें तो x को बाहर लिख सकते हैं, तो इसे ले सकते हैं, तो ये एक्स वी साई स्टार साई होगा, और इसमें से भी एक्स वी को अगर बाहर कर लें तो एक्स वी साई स्टार साई होगा। दोनों वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, तो हमें मिला क्या, डी बाई डी टी ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस है। अगर हम चाहें तो पूरे इक्वेशन से कॉमन कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले 1 ओवर आई एच क्रॉस हमारे पास पड़ा है, और हम माइनस h क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस m को कॉमन करते हैं अगर, तो उस कंडीशन में आपको इंटीग्रल के अंदर मिलेगा क्या, इंटीग्रल के अंदर क्या मिलेगा, हम माइनस h क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस m कॉमन कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा साई स्टार x डेल स्क्वायर साई, यहाँ पे आपके पास आएगा साई स्टार x डेल स्क्वायर साई। फिर इस इक्वेशन से देखें तो यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये निगेटिव में चला जाएगा, और जब ये निगेटिव में जाएगा तो इससे आप लिख सकते हैं माइनस डेल स्क्वायर साई इंटू एक्स साई, डेल स्क्वायर साई स्टार इंटू एक्स साई ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वी। आपका इक्वेशन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा जो इक्वेशन है एक बहुत ही छोटे फॉर्म में आ गया है। अब हमारा मेन काम ये है कि हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। तो हम सबसे पहले हमारे पास देखते हैं अगर, तो हमारे पास दो टर्म है, इसे हम कहेंगे टर्म 1 और इसे हम कह रहे हैं सेकेंड टर्म। तो हम सेकेंड टर्म को लेके और इसे सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हैं कि सेकेंड टर्म देता क्या है। तो सेकेंड टर्म के लिए हम देखें हमारे पास है क्या, इंटीग्रल डेल स्क्वायर साई स्टार और एक्स साई डी वी। हम इस चीज को इवेल्युएट करना चाहते हैं। जब एक बार इस चीज की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इस इक्वेशन में इसे क्या करेंगे, आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इंटीग्रल है दो टर्म्स को
का, इसे हम कह रहे हैं टर्म नंबर 1 और इसे हम टर्म नंबर 2 कह रहे हैं, तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट करेंगे तो ग्रेड साई इंटू सेकेंड टर्म है आपका एक्स साई लिमिट। अब चूंकि इंटायर स्पेस पे है तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का ऊपर ग्रेड साई इंटू ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म है आपका एक्स और साई डी वी। अब देखिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड से, ठीक है। दो टर्म है हमारे पास जिनको इंटीग्रेट करना है, तो गॉस प्रिंसिपल का यूज करके हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया। अब जब हम क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मुलेशन कर रहे थे तो हमने ये बात बताई थी कि इनफिनिटी के ऊपर या जैसे ही x की वैल्यू इनफिनिटी होगी उस कंडीशन में साई स्टार और उसका ग्रेडियंट और उन दोनों के ग्रेडियंट भी जीरो हो जाएंगे। तो उस अवस्था में इस पूरे टर्म की वैल्यूज होगी वो जीरो होगी और आपके पास बचेगा क्या, माइनस इंटीग्रल ग्रेड साई स्टार ग्रेड एक्स साई डी वी। ये आपके पास एक टर्म बच जाता है। अब अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना है। इसे हम फिर से एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ दिस वन इस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, तो इसे हम लिख सकते हैं साई स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो डेरिवेटिव ऑफ अगर हम सेकेंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट और फिर दूसरे वाले को हम ऐसे ही छोड़ दिए ग्रेड एक्स साई लिमिट हमारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे है और माइनस और एक माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का मतलब साई स्टार और फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का मतलब डेल स्क्वायर एक्स इंटू साई डी वी। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर फिर से हम ध्यान दें तो जैसे ही x की वैल्यू इंफिनिटी होगी या माइनस इंफिनिटी होगी वेव फंक्शन वैनिश कर जाएगा। तो उस कंडीशन में ये पहला टर्म आपका फिर से जीरो हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रल साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई डी वी। तो हमने किया क्या कि हमने जब डी बाई डी टी ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स निकाला तो हमें ये इंटीग्रल मिला जिसमें दो टर्म थे। हमने सेकेंड टर्म को फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करने की कोशिश की और इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। अब हम चाहते हैं कि इस चीज को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इंटीग्रल साई स्टार। अब हम इसे डिफरेंशिएट करें, डेल स्क्वायर को एक्स साई के ऊपर हम ऑपरेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम पहले एक डेल को यहां रखेंगे, दूसरे डेल को हम डेल ऑफ एक्स साई डी वी कर लेंगे। अब अगर हम चाहें तो डेल को इसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रल साई स्टार डेल एक्स के ऊपर जाएगा तो 1 साई बच जाएगा प्लस एक्स को हमने छोड़ दिया, ये हो जाएगा आपका साई और यहाँ पे डी वी। तो अगर हमने इसे इस तरीके से डिफरेंशिएट किया तो हमें ये चीज मिल गई है। अब हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करें, एक बार डेल को और ऑपरेट करें इसके ऊपर तो हमें क्या मिलता है, साई स्टार, ये हो जाएगा आपका ग्रेड साई, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रेड साई प्लस ग्रेड ऑफ एक्स ग्रेड साई ब्रैकेट क्लोज फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू डी।
अब देखिए फिर से अगर हम चाहें तो इस चीज को डेल को इसके ऊपर ऑपरेट करा सकते हैं, और जब डेल को इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, साई स्टार ग्रेड साई प्लस, अब ग्रेड जब एक्स के ऊपर जाएगा तो 1 मिलेगा आपको, ग्रेड को इसके ऊपर जाने पर 1 मिलेगा, तो आपको सोचेगा ग्रेड साई, फिर ये जब इसके ऊपर जाएगा तो आपके पास मिलेगा एक्स डेल स्क्वायर साई, यहां ब्रैकेट क्लोज इनटू टी। अब देखिए ये ग्रेड साई और ग्रेड साई आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपको फाइनली मिलेगा क्या, हम इधर की तरफ लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ग्रेड साई आपस में जुड़ जाएंगे, तो इंटीग्रल स्क्वायर ब्रैकेट 2 ग्रेड साई 2 ग्रेड साई प्लस एक्स ग्रेड डेल स्क्वायर साई एक्स डेल स्क्वायर साई ब्रैकेट क्लोज इनटू टी। तो अगर आप ध्यान दें साई स्टार यहाँ बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे एक साई छूटा हुआ है, अगर ध्यान दें तो ये इंटीग्रल के बाद हमारे पास एक साई था, इंटीग्रल साई स्टार। तो हमने जब इस सेकेंड टर्म की वैल्यू को इवेल्युएट किया तो हमें ये वैल्यू मिली है। अब हम इस वैल्यू को उठा करके, मतलब सेकेंड टर्म की जो वैल्यू हमने निकाली है उसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जरा एक बार देखते हैं। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1/i h क्रॉस है, -1 की जगह हम i स्क्वायर लिख सकते हैं, h क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस m इंटीग्रल स्क्वायर ब्रैकेट साई स्टार x डेल स्क्वायर साई, पहले टर्म को हमने वैसे ही छोड़ दिया, माइनस, अब सेकेंड टर्म की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, तो देखिए क्या सबसे पहले क्या मिलेगा, 2 साई स्टार डेल साई, ये हो जाएगा 2 साई स्टार डेल साई, फिर माइनस साई स्टार एक्स साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे इनटू डी। तो अगर हम पहले और तीसरे टर्म को देखें तो साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई और माइनस साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई है, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा, यहाँ पर भी क्या कर सकता है, देखिए ये आई एच क्रॉस को अगर हम चाहें तो इस आई एच क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं और तब हमें मिलेगा माइनस आई एच क्रॉस ओवर ट्वाइस m इंटीग्रल साई इंटीग्रल माइनस 2 साई स्टार ग्रेड साई डी वी। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास बच गया आई एच क्रॉस ओवर एम इंटीग्रल, माइनस को हमने बाहर रख लिया है, साई स्टार ग्रेड साई डी। और करना ये चाहते हैं कि माइनस आई एच क्रॉस को इस इंटीग्रल के अंदर लेना चाहते हैं, क्योंकि माइनस आई और एच क्रॉस की जो एक कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रल के अंदर लेने पे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/m इंटीग्रल साई स्टार और फिर माइनस आई एच क्रॉस डेल ब्रैकेट क्लोज साई इंटू। अब ये है क्या चीज, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो इसके बराबर है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपका क्या था, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई एम। अब डेफिनेशन हम एवरेज वैल्यू की क्या होती है, एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन होती है
इसे mm से डिवाइड करेंगे। एवरेज वैल्यू की डिफिनेशन होती है साई स्टार ऑपरेटर फॉर अ पीरियड एंड देन साई इंटू डी। अब देखिए पी की वैल्यू हमें ऑपरेटर फॉर्म पी का हमें पता है कितना होता है, इसे हम लिख सकते हैं 1/n इंटीग्रल साई स्टार, पहले से पता है कि ऑपरेटर फॉर्म जो पी का होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल होता है, इसे हमने यहाँ पे लगाया इंटू साई डी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इसे हम कह दें इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम कह दें इक्वेशन नंबर 2, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि dy dt of average value of x is equal to average value of px divided by m, जो कि आपका एरनफेस्ट का थ्योरम है। तो इस तरीके से एरनफेस्ट ने ये दिखाया कि अगर हम ऑन एंड एवरेज लेते हैं या अगर सभी फिजिकल वेरिएबल्स की एवरेज वैल्यू को अगर हम कंसीडर करते हैं क्वांटम लेवल पर भी, तो उस कंडीशन में हमें न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है। अब एरनफेस्ट थ्योरम का दूसरा पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे हम एरनफेस्ट थ्योरम के दूसरे पार्ट को डिराइव कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो तो आप हमें मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि आपको इसका एक्सप्लेन किया जा सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।